एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब इस लफ्ज से कुछ मीनिंग निकलती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी इनसाइड द प्लाज्मा एक नेटवर्क मौजूद है जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नाम दे रहे हैं। सबसे पहले इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, जिस साइंटिस्ट का नाम है हमारे पास केथ पोर्टर इन 1953। ये वो साइंटिस्ट है जिसने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को डिस्कवर किया था। इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक नेटवर्क है मुख्तलिफ चैनल्स का, जिसमें मेम्ब्रेन्स कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज की हुई हैं कि उन मेम्ब्रेन्स में अंदर अंदर चैनल्स बने हुए हैं। एंड दिस नेटवर्क इज कॉल्ड इज व्हाट? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। शुरू होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और ये खत्म हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। देखें तो थोड़ी देर पहले हमने ये बात डिस्कस की है कि न्यूक्लियस को दो मेम्ब्रेन होती हैं। तो अब ये बात जहन में रखें कि जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यूं समझें कि बनाने में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी हुई होती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल उसी मेम्ब्रेन से शुरू होता है। सो पेरीन्यूक्लियर स्पेस के बाद जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, दिस आउटर मेम्ब्रेन is connected to the endoplasmic reticulum or this may be the membrane of endoplasmic reticulum। यहां से endoplasmic reticulum आपका शुरू हो जाता है। A tube like system of lipoprotein, चूंकि ये भी एक मेम्ब्रेनोस सिस्टम है तो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है, इसलिए हम इसे क्या नाम दे रहे हैं? लिपोप्रोटीन का नाम दे रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अपीयरेंस एंड द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। If ribosomes are attached on its outer surface, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर वाले सरफेस पर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं तो उसका सरफेस जो है वो दानेदार नजर आता है, ग्रेन्युलर नजर आता है, जिसकी वजह से इस राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि आपको यहां पर ये नजर आ रहा है। While if there are no ribosomes attached on it, जिस तरह यहां पर है, अगर इसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड नहीं है तो ये कहलवाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो बुनियादी तौर पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हुए, याद रखना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ज्यादा है। सो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब है, तो इसका मकसद ये हुआ कि इसका न्यूक्लियस के साथ कोई ना कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, वो कनेक्शन हम डिस्कस करेंगे। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मेम्ब्रेन है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, चैनल्स बनाती हैं, इन्हें आप कहते हो सिस्टर्नी। क्या कहते हो बेटा? सिस्टर्नी। सो दीज आर द फंक्शनल चैम्बर्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा टाइप? रफ मींस ऑन विच राइबोसोम्स आर अटैच्ड, हेवीली कोटेड विथ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पर बहुत ज्यादा राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। अकर मोस्टली इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल। ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको उन सेल्स में ज्यादा मिलेगा जिनका फंक्शन प्रोटीन बनाना ज्यादा है, यानी जो ज्यादा इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में, उनमें आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मिलेगा। तो रफ का ताल्लुक प्रोटीन बनाने से क्यों है? क्योंकि प्रोटीन बनाना काम है राइबोसोम का, और राइबोसोम जब प्रोटीन बनाता है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आके बनाता है। तो ये निशानी होती है जहां राइबोसोम ज्यादा फंक्शनल हैं और उन राइबोसोम्स पर वो प्रोटीन बन रही हैं जो सेल के बाहर जानी है। स्पेशली राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आकर जब प्रोटीन बनाता है तो इसका मकसद ये है
कि ये प्रोटीन सेल से बाहर जाएगी। अगर जो प्रोटीन सेल के अंदर बननी है, यानी उसका काम सेल के अंदर ही है उस प्रोटीन का, वो सेल के बाहर प्रोटीन नहीं जानी, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आए। सो ऐसे सेल्स जो प्रोटीन बनाकर बाहर भेजेंगे, वो प्रोटीन बनेगी किस पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। यह सवाल है। राइबोसोम्स synthesize protein which is to be secreted outside of cell is formed on, वो प्रोटीन कहां बनेगी? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनेगी। जो प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद सीक्रेट नहीं होनी, जरूरी नहीं कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बने। ये बात ज़हन नशीन करनी है। Ribosomes are constantly being attached or detached from the endoplasmic reticulum. राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हर वक्त अटैचमेंट में रहने वाले नहीं है। अटैच भी होंगे, डिटैच भी होंगे। काम होगा तो अटैच होंगे, काम खत्म तो डिटैच। सो एक राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो गया तो इसका मकसद ये नहीं कि ये परमानेंट है। सो इट इज नॉट अ परमानेंट एसोसिएशन। ये परमानेंट एसोसिएशन नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ स्टेबल ऑर्गेनेल। ये हर वक्त उसका पार्ट नहीं है। दे अटैच व्हेन राइबोसोम बिगिन टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन। ये उस वक्त अटैच होते हैं जब राइबोसोम शुरू करता है प्रोटीन बनाना, विच इज गोइंग टू बी सीक्रेटेड। वो प्रोटीन जो बाहर जानी है तब जाकर इसके साथ अटैच होगा। तो प्रोटीन बनाना असल काम किसका है? राइबोसोम का है। सो राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहते हैं। एग्जाम्पल सेलिवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाटिक सेल। ये वो सेल हैं, सेलिवरी ग्लैंड से सलाइवा बनती है, उसमें मुख्तलिफ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो इन प्रोटीन्स को सीक्रेट करना है तो इनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा। पेनक्रियाटिक सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, ग्लूकोगान बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं। तो ये सारे जो है वो प्रोटीन इन नेचर हैं। तो इन प्रोटीन को बनाने के लिए उसके पास क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ टाइप वाला ज्यादा होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द सेल। क्योंकि ये एक नेटवर्क के फॉर्म में है, न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, तो ये सेल को सपोर्ट भी करता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन देगा किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस प्रोटीन के साथ छोटे कार्बोहाइड्रेट अटैच करता है और रिजल्टिंग वो तब्दील हो जाती है किसमें? ग्लाइकोप्रोटीन में। ग्लाइकोप्रोटीन जो है फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल में बंद होकर निकलती है और उसको लेता है कौन? गाल्जी कॉम्प्लेक्स। गाल्जी कॉम्प्लेक्स उसको मजीद मॉडिफाई करके फिर क्या कर देगा? भेज देगा बाहर। सो ये एक सिस्टम है, याद रखना है। प्रोटीन सिंथेसिस में आपसे सवाल हो सकता है कि भाई प्रोटीन बनी राइबोसोम पर, फिर वो दी गई किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। पहले स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, फिर गाल्जी कॉम्प्लेक्स को, फिर गाल्जी कॉम्प्लेक्स से ये वेसिकल की फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो ये पाथवे आपको याद रखना है। राइबोसोम, राइबोसोम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका गाल्जी कॉम्प्लेक्स, और गाल्जी कॉम्प्लेक्स से एक्सक्रीशन आउटसाइड ऑफ द सेल। नेक्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नो राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते। occurs mostly in the lipid or steroid synthesizing cell। तो इसका मकसद ये हुआ कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन लिपिड सिंथेसिस है। एग्जाम्पल एडिपोज सेल। एडिपोज सेल यानी फैट फार्मिंग एंड स्टोरिंग सेल। इंटरस्टेशियल सेल्स, टेस्टिस में ये सेल्स होते हैं जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, स्टीरॉइड हार्मोन। उन सेल्स में आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मिलेगा। लिवर के सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको ज्यादा मिलेगा। और बकाया जो है हमारे पास वो सेल्स, ये मस्क्यूलर सेल है। यहाँ पर ये पेनक्रियाटिक सेल जो है वो मैंने मिस्टेकनली लिखा है, दिस इज व्हाट मस्क्यूलर सेल। और मस्क्यूलर सेल में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाला ज्यादा मिलेगा। तो सवाल पैदा होता है, मस्क्यूलर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? वहां ये स्टोर करता है कैल्शियम को।
तो आपसे सवाल हो सकता है कि स्टोरेज ऑफ कैल्शियम विद इन द सेल इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जनरली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके और क्या फंक्शंस हैं? इट इज इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन, या डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, एक नर्व इम्पल्स दूसरी नर्व इम्पल्स को जब जाती है तो उसमें भी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी कंडक्शन में इन्वॉल्व है। ये कैल्शियम को स्टोर करता है। टेक पार्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल की तरफ मटेरियल जो पहुंचाना है वो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ जाता है। जो मेथड हमने पीछे डिस्कस किया कि राइबोसोम राइबोसोम देगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, वो देगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, वो देगा गाल्गी कॉम्प्लेक्स को। तो इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल भी इन्वॉल्व है। आल्सो इट इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है। तो ये फंक्शन आप जो है तभी याद होंगे जब बार बार आप इनको देखेंगे, इसके तरह के सवालात हल करेंगे, तो तभी जाकर ये मेमोराइज होंगे। सो कॉन्सेप्चुअल बातें इसमें से दो आपको मिल सकती हैं कि भाई प्रोटीन सिंथेसाइजिंग में आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मिलेगा, लिपिड सिंथेसाइजिंग में आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ज्यादा मिलेगा। बाकी जो फंक्शन हैं ये आपको मेमोराइज करने हैं। ये कैसे होंगे? बार बार पढ़ने से, बार बार क्वेश्चन हल करने से ये आपको याद हो जाएंगे। इन जनरल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स अ पाथवे टू फॉर दी पाथवे प्रोवाइड करता है किसके लिए? क्योंकि आरएनए बनता है न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस से ये आरएनए निकलकर साइटोप्लाज्म की तरफ कैसे जाए, तो इसको रास्ता चाहिए। तो उसको न्यूक्लियस से जैसे ही आरएनए निकलता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो उसको पहुंचाता है अपनी डेस्टिनी की तरफ। तो ये उसका जो है खास एक फंक्शन है। इसके हवाले से हमारे पास एक और जो है वो वीडियो है जिसमें आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो समझ में आएगा। The endoplasmic reticulum, in short ER, is a membrane-bound organelle found in eukaryotic cells. The ER forms an interconnected network of flattened, membrane-enclosed sacs or tube-like structures known as cisternae. There are two types of endoplasmic reticulum, rough and smooth. The outer membrane of the rough endoplasmic reticulum, in short RER, has ribosomes that are the sites of protein synthesis. The rough endoplasmic reticulum network is connected to outer membrane of nucleus. The smooth endoplasmic reticulum, in short SER, lacks ribosomes and functions in lipid manufacture and metabolism.
नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेल है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दैट इज व्हाट? गोल्जी कॉम्प्लेक्स और द गोल्जी apparatus। तो गोल्जी apparatus का जो नाम है वो उस साइंटिस्ट के नाम के पीछे रखा गया है जिसने इसको डिस्कवर किया था। ही वाज कैमिलो गोल्जी 1898 में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि सब यूकेरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है। कोई भी ऐसा यूकेरियोटिक सेल आपको नहीं मिलेगा जो कि गोल्जी apparatus ना रखता हो। अब इसका मकसद ये नहीं है कि एक्सेप्शंस नहीं है, ये बात हम करते हैं जनरली। बाकी ऐसे सेल्स जरूर मौजूद हैं जो कि हैं यूकेरियोटिक लेकिन उनमें कुछ ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मौजूद नहीं है। वो एक्सेप्शंस छोड़ के हम ये बात करते हैं। तो जनरली गोल्जी apparatus फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स consist of stacks of flattened membrane sac called cisternae। स्टेक्स यानी ये बना हुआ है पूरा गोल्जी apparatus, एक एक के ऊपर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी यूं एक जो है वो स्टेक बना हुआ है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें फ्लैटेंड सेक यानी एक असल में पाउच है, जो पाउच यूं एक्सटेंडेड है और एक दूसरे के ऊपर वो रखी हुई है। देखें ये एक सेक है, अगर इसको छोड़ें तो ये राउंडेड सेक है, लेकिन अब चूंकि इस तरह से जैसे इसके ऊपर कोई प्रेशर आया हुआ है तो ये एक्सटेंड हो गई है। दूसरी सेक है, तीसरी सेक है, चौथी सेक है, पांचवी सेक है, छठी, इस तरह से ये सारी सेक्स एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। हर एक सेक का जो कि एक्सटेंडेड है इसका नाम है सिस्टर्नी। याद रखना है, एक्सटेंडेड सेक ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इट्स नेम इज व्हाट? गोल्जी। इसकी एक्सटेंडेड सेक का नाम क्या है बेटा? सिस्टर्नी। और हर एक जो हमारे पास ये सेक है इसके अंदर मुख्तलिफ टाइप के एंजाइम्स मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ टाइप के केमिकल एक्टिविटीज के लिए इसके अंदर खास किस्म का मीडियम मौजूद होता है। सो सिस्टर्नी, ये जो सिस्टर्नी है ये एक सिस्टर्नी, ये सारी, और इनके साथ ये साइड में जो वेजिकल्स मौजूद हैं ये सब मिलाकर इनको आप एक नाम देते हो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। हाँ, मोस्ट प्रोमिनेंट इन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ग्लैंडुलर सेल्स यानी जो ग्लैंड सेल्स हैं, यानी जिन सेल्स का काम सीक्रेशन करना, उनमें आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोमिनेंट नजर आएगा, बड़ा नजर आएगा। बिकॉज गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो फंक्शन है वो डायरेक्टली कंसर्न्ड है किसके साथ? सीक्रेशन के साथ। तो इसलिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स उन सेल्स में आपको बड़ा नजर आएगा, मोस्ट एक्टिव नजर आएगा, प्रोमिनेंट नजर आएगा, which cells are glandular। Cisternae stacks are continuously formed by the fusion of vesicles। याद रखना है ये जो सिस्टर्नी है ये बनते रहते हैं हमेशा। कैसे बनते हैं? जब मुख्तलिफ वेजिकल्स आपस में फ्यूज होती रहती हैं तो दीज वेजिकल्स आर फॉर्मिंग स्टैक्स ऑफ सिस्टर्नी। तो ये कहां से आती है? ये वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, अराइज फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपसे सवाल हो सकता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स किससे बनता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जो मटेरियल देता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है। किस फॉर्म में देता है? वेजिकल के फॉर्म में देता है। जब ये वेजिकल आपस में फ्यूज होती है तो एक बड़ी वेजिकल बनेगी जो यूं फ्लैटेंड होती है, तो फिर उससे क्या बन जाता है? सिस्टर्नी बन जाता है। इट्स मेनली इन्वॉल्व इन सीक्रेशन। जनरली इसका काम जो है वो किस में इन्वॉल्व है? ये सीक्रेशन में इन्वॉल्व है। कैसे ये सीक्रेशन होती है कि राइबोसोम कोई भी चीज बनाता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसको मॉडिफाई करके पैक करके फिर सीक्रेट करता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए कॉमन अल्फाज में यूं कहा जाता है, इट इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल।
ये सेल की पोस्ट ऑफिस है कि हर कोई अपना जो खत व खिताबत है वो सारी इसके पास भेज देता है, ये इसके ऊपर एड्रेस लिख के उसको पैक करके उसको स्टैंप लगा के सीक्रेट करता है. सो कॉमनली इट इज कॉल्ड एज व्हाट, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल. विद इन द Golgi प्रोडक्ट्स आर मॉडिफाइड. Golgi कॉम्प्लेक्स के अंदर जो प्रोडक्ट बन के आई है इसके पास, उनमें मॉडिफिकेशन होती है, फिर वो पैक होती है किसमें, वेजिकल्स में, जिन्हें आप सीक्रेटरी वेजिकल्स का नाम देते हो. एंजाइम एंड प्रोटीन्स सीक्रेटेड आउट फ्रॉम द सेल. जितने भी एंजाइम सेल के बाहर सीक्रेट होते हैं वो Golgi कॉम्प्लेक्स से पास होकर आते हैं. An important function is to modify the lipid and protein. इसका मेन काम ये है कि जो प्रोटीन राइबोसोम पर बनी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए से Golgi कॉम्प्लेक्स के पास आएगी. जो लिपिड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बनी वो भी Golgi कॉम्प्लेक्स के पास आएगी. Golgi कॉम्प्लेक्स उसको मॉडिफाई करता है. कैसे मॉडिफाई करता है? बाय एडिंग, यानी उसमें ऐड करता है कार्बोहाइड्रेट्स, छोटी सीक्वेंस उसमें कार्बोहाइड्रेट की ऐड कर देता है, और रिजल्टिंग वो स्ट्रक्चर्स जो हैं खास और फंक्शनल बन जाती हैं, और उन स्ट्रक्चर्स का फिर नाम बन जाता है. अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट लगता है तो वो बन जाती है ग्लाइकोप्रोटीन. अगर लिपिड के साथ लगती है तो ये लिपोप्रोटीन नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन बन जाती है. क्या बन जाती है फिर? ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन. If carbohydrate is added to the lipid, the name will be glycolipid. अगर प्रोटीन के साथ ऐड होगा तो फिर उसका नाम हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन. एक ग्लाइकोलिपिड और एक ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोलिपिड. उसके अलावा इसका काम और क्या है कि Golgi कॉम्प्लेक्स जो है जब सेल डिवाइड होता है तो डिवीजन के बाद जो सेल प्लेट होती है, अगर किसी ने सेल डिवीजन पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि एनिमल का सेल इस तरह से डिवाइड होता है. मेरी वीडियो में देखें, एनिमल का सेल यूं है कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूं पिंच ऑफ होकर डिवाइड होती है, लेकिन प्लांट का सेल इस तरह से डिवाइड नहीं होता. ये प्लांट का सेल इसी तरह से ही रहता है. इसके दरमियान में एक मेम्ब्रेन बनती है पार्टीशन वाली, जो मेम्ब्रेन क्या कहलवाती है? सेल प्लेट. और ये सेल प्लेट दो सेल्स को अलग करती है. तो इस सेल प्लेट का जो मटेरियल है वो कौन देता है? Golgi कॉम्प्लेक्स देता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट. उन सीक्रेशंस को हम क्या कहते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं. यानी ये छोटी छोटी वेजिकल्स हैं जो कि आपस में आके मिलती जाती हैं और सेल दरमियान से डिवाइड हो जाता है. और उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट की सीक्रेशन है यानी सेल वॉल वगैरह, ये भी कौन बनाता है? Golgi कॉम्प्लेक्स बनाता है. तो Golgi कॉम्प्लेक्स के ओवरऑल अगर हम फंक्शन पढ़ें तो जनरली इट इज इन्वॉल्व्ड इन मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सीक्रेशन. उसके अलावा ये सेल प्लेट बनाता है और सेल वॉल बनाता है. ये थोड़ा सा ओवरव्यू है. देखें ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कोई भी चीज जब निकलती है तो वो मिलती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो भी चीज बनेगी वो वेजिकल के फॉर्म में एक्सक्रीट कर रहा है. अगर स्मूथ के पास बन रही है तो वो भी वेजिकल के फॉर्म में एक्सक्रीट कर रहा है. और वो वेजिकल्स जाती हैं किधर? फ्यूज हो रही हैं किसके पास? Golgi कॉम्प्लेक्स के पास. और Golgi कॉम्प्लेक्स उनको मॉडिफाई करके फिर उनको पैक करके भेज देता है किसमें? सीक्रेटरी वेजिकल्स की सूरत में. यहां एक चीज और बतानी है आपको. तो Golgi कॉम्प्लेक्स की दो साइडें होती हैं. एक वो साइड है जो कि न्यूक्लियस की तरफ है, दूसरी वो साइड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है. तो जो साइड उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है यानी न्यूक्लियस की तरफ है, वो साइड है जहां से उसमें नया मटेरियल ऐड होता रहता है ताकि नया Golgi कॉम्प्लेक्स बनता रहे. इस फेज को हम नाम देते हैं रिसीविंग साइड. क्या नाम देते हैं? रिसीविंग साइड. और सिंपली इसको आप कहते हो सिस फेज. क्या बाबा? सिस फेज. यहां से मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है और ये वेजिकल्स जो हैं वो मिलके
गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाती हैं। और यूं जो वेसिकल इधर थी, कुछ टाइम के बाद ये इधर पहुंचेगी और मॉडिफाई होते होते वो आखिर जब इधर पहुंचती है तो वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल के फॉर्म में या सीक्रेटरी वेसिकल के फॉर्म में आकर सीक्रेट होती है। तो एक साइड उसकी लेने वाली है और एक साइड उसकी देने वाली है। जो देने वाली साइड है उसे आप कहते हो ट्रांसफेस, ये लिखा हुआ है ट्रांसफेस। सिस फेस, it is towards the endoplasmic reticulum, and transphase, it is towards the plasma membrane. So ये shipping site है, भेजने वाली, और ये जो साइट है उसकी वो रिसीविंग साइट है। Golgi apparatus in animals mainly single Golgi complex in each cell, ये याद रखना है। एनिमल के सेल में मोस्टली एक Golgi कॉम्प्लेक्स होता है, बट प्लांट के सेल में Golgi कॉम्प्लेक्स काफी हो सकते हैं। प्लांट्स में या छोटे ऑर्गेनिज्म के जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं उनको हम डिक्टायोजोम कहते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे फॉर्म में होते हैं तो इनको हम जनरली डिक्टायोजोम का नाम देते हैं। जनरली इनका काम क्या हुआ? कलेक्शन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन आर द मेन फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। उसके अलावा इसका फंक्शन सेल वॉल है, सेल प्लेट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन बनाना है। This is not a computer game. This is a browser game. You just go to a link, just start playing the game immediately. You log in, and that's it. I've never played this kind of games before, like browser games that have this. The endoplasmic reticulum, or ER, and the Golgi apparatus produce and process proteins. These proteins move from their site of production in the ER through the Golgi, after which they proceed to their destinations, either taking residence in the plasma membrane, or being secreted outside of the cell, or fusing with endosomes or lysosomes. Proteins from the ER travel in transport vesicles to the ER Golgi intermediate compartment, or ERGIC, and from there to the Golgi apparatus, fusing with a compartment called the cis-Golgi network. Distinct processing and sorting events occur in an ordered sequence within different Golgi compartments. However, the mechanism by which proteins move through the Golgi apparatus has been a long-standing area of controversy, with two distinct models proposed: the cisternal maturational model and the stable cisterni model. Coloring one of the compartments will help illustrate the cisternal maturational model. In this model, vesicles fuse with the cis-Golgi network until it begins to mature and move into the Golgi stack, and then the ergic vesicles create a new compartment in its place. The compartments, with their proteins, mature to become the medial and then the trans compartments of the Golgi stack, where further protein modifications take place. The compartments of the Golgi gradually mature and progressively move through the Golgi in the cis to trans direction, carrying their contents with them. The trans-Golgi network acts as a sorting and distribution center, directing molecules to their final destinations. The proteins leave in vesicles, which bud off until this final Golgi compartment disappears and is replaced by a maturing compartment immediately behind it in the stack. The transport vesicles that are associated with the Golgi apparatus function to return Golgi resident proteins back to earlier Golgi compartments for reuse. In the other model, the stable cisterni model, the cisterni themselves do not move through the stack. Instead, proteins are carried between Golgi cisterni and transport vesicles. The enzymes active in each Golgi cisterna are retained in that cisterna, or if the enzymes are transported out of the cisterna in which they function, they are recycled by a retrieval pathway. Both of these models explain some, but not all characteristics of Golgi transport, and further studies are needed to resolve the mechanism of Golgi trafficking.
ये क्वेश्चन नजर आ रहा है बेटा?